Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल जाए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। और आप सबको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप लोग नोट्स में साथ में नोट करते हुए चलेंगे और उसके बाद आप पाएंगे कि एक बेहतर नोट्स आपके पास है जो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए हम लोग अब से अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो हम सब लोग इतना जानते हैं, हम सब लोग ये जानते हैं कि जब हम किसी सेल को परिपथ के द्वारा, बाह्य परिपथ के द्वारा किससे जोड़ते हैं, जब हम किसी सेल को मतलब किसी सेल के एक सिरे को दूसरे सिरे से बाह्य परिपथ की सहायता से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, उसके धन सिरे को हमने एक परिपथ की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया, तो हम लोगों को यह देखने को मिलेगा कि जो परिपथ है उसमें धन सिरे से ऋण सिरे की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जिस समय उस सेल में धन सिरे से यानी कि सेल से निकलकर धारा धन सिरे से परिपथ में होते हुए ऋण सिरे की ओर से पुनः सेल में प्रवेश करती है, ठीक उसी समय सेल के अंदर भी धारा परिपथ यानी कि सेल के ऋण सिरे से होकर धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जब हम लोग सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं तो परिपथ में धारा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है और ठीक उसी समय सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। और जो सेल के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर भी एक प्रतिरोध काम करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है जो प्रतिरोध, उसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह सेल के अंदर उपस्थित है और ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल के भीतर बहने वाली धारा, सेल के भीतर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का सेल के घोल द्वारा जो विरोध उत्पन्न होता है, उसी विरोध को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम अभी बोले हैं उसी को यहां पर लिखेंगे, तो आप लोग उसको साथ में नोट करिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, जब किसी सेल के धन सिरे को, जब किसी सेल के धन सिरे को, धन सिरे को बाह्य परिपथ की सहायता से, बाह्य परिपथ की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। आप लोग साथ में नोट करते हुए चलेंगे। जोड़ दिया जाता है तो परिपथ के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होने लगती है
ठीक इसी समय सेल के भीतर भी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का सेल के घोल द्वारा विरोध किया जाता है। इसी विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। यह है महान लोगों के लिए याद करने के लिए परिभाषा, कुछ बड़ी परिभाषा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल के धन सिरे को परिपथ की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक इसी समय सेल के भीतर भी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। और जब सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर सेल के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा का सेल के घोल द्वारा विरोध किया जाता है और उसी विरोध को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं। अब ये हो गई, बता रहे हैं ना कि ये हो गई महान लोगों के लिए परिभाषा। अब एक परिभाषा और है जिसको वो लोग याद करते हैं जो इसे नहीं याद कर सकते। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। तो हम बता रहे हैं कि वो परिभाषा भी क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं वो अगली परिभाषा आप लोग नोट करेंगे, अपने आप से बोल दे रहे हैं कि सेल के भीतर बहने वाली धारा का सेल के जो आंतरिक पदार्थ होते हैं, सेल के भीतर बहने वाली धारा का सेल के घोल द्वारा विरोध किया जाता है। इसी विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल के भीतर जो धारा बहती है उसका सेल के घोल द्वारा विरोध होता है और इसी विरोध को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो दोनों लोग नोट कर लेंगे। यह है विस्तृत परिभाषा और छोटी परिभाषा है कि सेल के भीतर बहने वाली धारा का सेल के घोल द्वारा विरोध होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब हम कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है, हम इसका प्रतीक देखेंगे कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसका प्रतीक क्या होता है। तो हम लोग एक तरफ बनाएंगे धन सिरा, दूसरी तरफ ऋण सिरा बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से कर देंगे और इसे हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम बंद कर देंगे, डैश डैश करके बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटे लेटर वाला आर। दूसरा पॉइंट है, यहां पर
पहला हो गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल यानी कि प्रतीक, और उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हमें जो ये सेल है, ये जो सेल है इसमें क्या होता है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तभी तक प्राप्त होता है जब तक सेल से धारा प्रवाहित होती है। मतलब सेल से जब तक विद्युत धारा बहेगी तब तक हमें आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध तभी प्राप्त होता है जब तक बाह्य परिपथ में धारा बहती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तभी तक प्राप्त होता है, जब तक सेल के बाह्य परिपथ में, सेल के जो सेल से जुड़ा बाह्य परिपथ है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस तभी तक प्राप्त होगा जब तक हम लोग सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह का कार्य निरंतर करते रहेंगे तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस प्राप्त होता रहेगा। और जब हम लोग धारा बंद कर देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य नहीं होता है। यह है अगला पॉइंट कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होता है, कभी भी शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, बल्कि शून्य नहीं होता बल्कि हम लोग सेल का जैसे जैसे प्रयोग करते हुए जाएंगे उसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होता, मतलब कि नियत भी नहीं होता है। अगला पॉइंट चलिए हम बनाकर लिख देते हैं 4 नंबर की, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या नहीं होता है, नियत नहीं होता। तो आप लोग स्मॉल आर का मतलब समझ लेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है नियत नहीं होता है, नियत नहीं होता है। तो क्या होता है, जब जब हम इसका प्रयोग करते हैं बल्कि प्रयोग के साथ साथ इसका मान बढ़ता जाता है। क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे प्रयोग के साथ इसका मान, प्रयोग के साथ इसका मान लगातार बढ़ता है। जैसे जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे इसका मान लगातार बढ़ता है, मतलब कि ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमें कितने बिंदु यहाँ प्राप्त हुए, 4 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। दूसरा कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध तभी प्राप्त होता है जब बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तीसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी शून्य नहीं होता और सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता बल्कि प्रयोग के साथ इसका मान बढ़ता हुआ चला जाता है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम चर्चा करते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता किस पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता किस पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल के बीच दोनों सेलों की जो प्लेटें होती हैं उनका जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला क्या है, आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा पॉइंट अपना है आर प्रोपोर्शनल डी, मतलब ये जो सेल है, यहां पर जो सेल दिया गया है उसकी प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती सेल का आंतरिक प्रतिरोध और किसके प्रोपोर्शनली होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, तो डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डी यहां पर क्या है, तो डी यहां पर है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता है। ध्यान दीजिएगा, अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोग पूरा लिखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध वो वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब सेल के अंदर जो घोल बनाया जाता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हो गया तीसरा नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 है कि जब हम लोग क्या करते हैं, सेल का जो घोल होता है उसका ताप बढ़ाते हैं, मतलब सेल के रासायनिक घोल का ताप बढ़ाने पर, सेल के रासायनिक घोल का ताप बढ़ाने पर, रासायनिक घोल का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, मतलब हम लोग यदि उसका टेम्परेचर हाई कर दें, ताप बढ़ा दें, सेल का जो रासायनिक घोल है तो क्या होगा, तो सेल के रासायनिक घोल का ताप बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। मतलब यहां पर इस पॉइंट को यहां ध्यान दीजिएगा, जो आर प्रोपोर्शनल है वो 1/T के, यानी कि यदि हम लोग टी बढ़ाएंगे तो आर घटेगा और आर को कम करेंगे, आर को कम करने के लिए टी को बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ के लिए है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जो प्लेटें हैं उनकी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग अब चर्चा करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई। विद्युत वाहक बल ई। आंतरिक प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आर। और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर। आंतरिक, यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल विभवांतर वी, सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, में संबंध। सबसे पहले आप लोग यहां पर कुछ पॉइंट हम यहाँ कुछ लिख दिए हैं और उसके बाद आप लोग लिखेंगे, माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल ई, माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल
ई टर्मिनल विभवांतर V तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है एवं सेल का जो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। इतना आप लोग लिखेंगे। माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E, चलिए हम लिखकर मिटा देते हैं। माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर आप लोग साथ में लिखिए V, और उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r एवं बाह्य प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और उसके बाद बाह्य प्रतिरोध की जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मान लेंगे कि कैपिटल R। माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। उसके बाद माना सेल से I एम्पियर की धारा t सेकंड तक या t समय तक प्रवाहित होती है। माना सेल से I एम्पियर की धारा कब तक प्रवाहित होती है? तो t समय तक प्रवाहित होती है। t समय तक प्रवाहित होती है। आप लोग साथ में इसको लिखते चलेंगे कि सबसे पहले हमने माना कोई भी सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल E है, टर्मिनल विभवांतर V, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। माना सेल से I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित होती है। माना सेल से I एम्पियर की धारा t सेकंड तक या t समय तक प्रवाहित होती है। अतः हम लोग यहाँ पर अब क्या देखेंगे, एक चित्र आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, हम सबसे पहले बना दे रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, और ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर लगा है बाह्य प्रतिरोध, और सेल में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है, तो ये हो गया। और ये है I, इसके बीच का जो विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर, वो V है। यहाँ स्मॉल r है, रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r दिया गया है। इतना चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, ये चित्र है इस चीज का जिसको हमने माना है। अब हम लोग मान लेते हैं, अतः सेल द्वारा बाह्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जब I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अतः सेल द्वारा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। चूंकि हम लोग यहाँ क्या मान रहे हैं, किया गया कार्य बाह्य परिपथ है, इसलिए हम लिखेंगे WEXT। EXT मतलब एक्सटर्नल। WEXT बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। और चूंकि हम लोग यहाँ जानते हैं Q बराबर IT होता है, इसलिए WEXT बराबर VIT। WEXT बराबर VIT। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मतलब सेल के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर VIT। अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तब हम चलते हैं, देखते हैं सेल के आंतरिक जो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है या सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है। अब हमने यहां से निकाला कि सेल के बाहर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य I बराबर V Q, मतलब कि किया गया कार्य WEXT बराबर V और Q। क्यों क्या है? आवेश जो प्रवाहित हो रहा है।
तो क्यू बराबर आई टी होता है, इसलिए आई टी यहाँ पर लिख दिए। अब हम इसे मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि सेल द्वारा यानी कि सेल द्वारा सेल के भीतर धारा प्रवाहित करने में, ऐसे लिखेंगे कि सेल के भीतर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आप लोग पूरा लिख लिए होंगे कि किस किस के बीच हम संबंध निकाल रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे सेल के भीतर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। सेल के भीतर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, WINT मतलब W इंटरनल बराबर WINT बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, W मतलब कार्य, INT मतलब इंटरनल, और यहाँ पर WINT बराबर हो जाएगा VIT। चूंकि आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है, IR होता है, V बराबर IR। स्मॉल में R लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा WINT बराबर I स्क्वायर RT होगा या नहीं, यहाँ पर रखेंगे IR तो I मिलकर I स्क्वायर RT। ये हो गया सेकेंड नंबर का इक्वेशन। और ये जो V है इसको हम लोग नाम देते हैं विभव पतन। और विभव पतन क्या होता है, तो ये होता है जो सेल है, सेल के अंदर जो घोल होता है, तो सेल के प्लेटों के बीच जो रासायनिक घोल होता है, सेल की प्लेटों के बीच का रासायनिक घोल की सतह के बीच जो सतह है, मतलब कि सेल की प्लेटों, सेल की जो दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस माइनस और दूसरा क्या होता है, इसके भीतर जो घोल भरा जाता है, सेल की प्लेटों तथा रासायनिक घोल, दो चीजें, सेल की प्लेटें हैं और रासायनिक घोल की सतह के बीच जो विभव का अंतर होता है उसी को हम लोग विभव पतन कहते हैं। आगे हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे कि विभव पतन क्या होता है। अभी इतना याद रखिए कि सेल के भीतर घोल तथा, यानी कि सेल के भीतर घोल, सबसे पहला ये हो गया, और दूसरा है सेल के दो प्लेटें। तो सेल की प्लेटों तथा सेल की घोल की सतह पर उत्पन्न विभव के अंतर को विभव पतन कहते हैं। ये है विभव पतन। और उसके बाद ये दो समीकरण प्राप्त हो गया हमें, एक WEXT यानी बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल द्वारा, तो VIT, और सेल द्वारा आंतरिक, यहाँ पर मतलब सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में, सेल के भीतर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये WINT इंटरनल है, ये बाह्य है, तो दोनों का अगर हम लोग कुल यहाँ पर निकालना चाहें कि कुल किया गया कार्य, जो सेल द्वारा किया गया कुल कार्य होता है, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या है, तो WINT, W बराबर WINT प्लस WEXT, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो किया गया कुल कार्य W बराबर आंतरिक, यानी कि सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्लस सेल के बाहर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो चलिए हम इसको अब यहां से इरेज कर देते हैं, और आप लोग अब ध्यान से देखिएगा यहां हम क्या करने वाले हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे W बराबर WEXT का मान कितना प्राप्त हुआ था हमें, VIT प्राप्त हुआ था, प्लस WINT का मान प्राप्त हुआ था I स्क्वायर RT। W बराबर हम लोग यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो I का मान ले सकते हैं और T का मान ले सकते हैं। IT कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा, V प्लस IR। IT को हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर IT होता है V प्लस IR, और ये Q यहाँ आ जाएगा, W बाई Q बराबर V प्लस IR। और W बाई Q बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो W बाई Q
डब्ल्यू बाई क्यू बराबर ई होता है, तो ई बराबर हो जाएगा वी प्लस आई आर। ई बराबर क्या हो जाएगा? वी प्लस आई आर। ये प्राप्त हो गया अपना इक्वेशन। मतलब ये कौन सा इक्वेशन प्राप्त हुआ है? तो हमें किस किस के बीच जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध प्राप्त हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे ज्ञात किया। सबसे पहले हमने मान लिया कि माना कोई सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल E है, टर्मिनल विभवांतर V तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मान लिए कि उस सेल में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I धारा T समय तक प्रवाहित होती है। और उसके बाद फिर हमने ज्ञात किया कि जो सेल है उसमें बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य WEXT बराबर हमें VIT प्राप्त हुआ। और पुनः हमने सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य जब ज्ञात किए तो WINT बराबर I2RT। अब हमें कुल कार्य ज्ञात करना है, तो W बराबर WINT प्लस WEXT दोनों को सॉल्व कर दिए यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो गया E बराबर V प्लस IR। आप लोग इसको नोट करिए। उसके बाद हम नोट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग नोट पॉइंट में क्या क्या लिख सकते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके नोट पॉइंट को देखते हैं कि हमें नोट पॉइंट में अब क्या क्या बिंदु देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला जो हमें प्राप्त हुआ है उस फार्मूले पर चर्चा करते हैं। E बराबर V प्लस आई आर। ई बराबर V प्लस आई आर, ये हमें फार्मूला प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा मान ज्यादा है? E ज्यादा है या V ज्यादा है? अभी दोनों बराबर हैं। तो मान लीजिए यदि हमें क्या करना है, नोट पॉइंट नंबर 1 देखिए। सूत्र से हमें, इस फार्मूले से हमें क्या ज्ञात होता है? यह स्पष्ट होता है कि किसी सेल से धारा तभी तक प्राप्त की जा सकती है, किसी सेल से धारा तभी तक प्राप्त की जा सकती है जब तक कि सेल के वैद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है। किसी सेल से धारा इससे यानी कि सूत्र से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि किसी सेल से धारा तभी तक प्राप्त की जा सकती है, धारा तभी तक प्राप्त की जा सकती है, जब तक सेल के वैद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है, टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा है, क्योंकि दोनों को बराबर करने के लिए हमें यहाँ धारा और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमें सेल से धारा तब तक ही हम ले सकते हैं जब तक कि सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। जब हम लोग क्या कर देते हैं, जो सेल का वैद्युत वाहक बल है उसको टर्मिनल विभवांतर के बराबर कर दें। दूसरी स्थिति में मान लीजिए यहाँ पर जो वैद्युत वाहक बल है ये और टर्मिनल विभवांतर दोनों को बराबर कर दें। जब क्या कर देंगे हम लोग, E बराबर V कर दें। E बराबर V हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E बराबर E प्लस आई आर। E से E कैंसल हो जाएगा, चूंकि इधर आएगा तो E माइनस E बराबर आई आर। ई में से ई घटेगा 0 बराबर आई आर, और आई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। मतलब जब हम लोग ई बराबर वी कर देते हैं तब हमें सेल से धारा नहीं प्राप्त होती है। मतलब कि सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर बराबर हो जाता है, तब हमें सेल से कोई धारा नहीं प्राप्त होती है।
सेल से धारा प्राप्त करने के लिए वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर और सेल का वैद्युत वाहक बल, तो हमें सेल से धारा मिलनी बंद हो जाएगी। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोध कैपिटल आर हो, परिपथ का प्रतिरोध क्या हो, परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर E बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, तो ये है V आई आर, V प्लस आई आर, E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई आर प्लस आई आर, मतलब E बराबर I कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और हमें प्राप्त हो जाएगा R प्लस R, यानी कि हम लोग I निकालना चाहें तो I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये एक फार्मूला हो गया। I बराबर E अपान R प्लस कैपिटल R, चूंकि E बराबर V प्लस आई आर होता है, E बराबर V प्लस आई आर होता है, और यदि हम लोग यहाँ से I का मान ज्ञात करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, E माइनस वी बराबर आई आर, और I बराबर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, तो E माइनस वी अपान आर, I बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा E माइनस वी अपान आर। इन दो सूत्रों का प्रयोग भी हम धारा ज्ञात करने में कर सकते हैं। कहाँ पर, जब कैपिटल प्रतिरोध R मान लेंगे, प्रतिरोध को कैपिटल R मान लेंगे, तब हम ये वाला फार्मूला लगाकर धारा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि अपना चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। इसी फार्मूले पर हम लोग आधार मानते हुए, इसी फार्मूले को आधार मानते हुए 3 पॉइंट देख चुके हैं, और अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि हम लोग जब सेल को आवेशित करते हैं तब क्या होता है। जब किसी सेल को आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के वैद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है, बड़ा होता है। यानी जब किसी सेल को आवेशित किया जाता है, किसी सेल को आवेशित यानी कि चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो क्या होता है, जो टर्मिनल विभवांतर है वो ग्रेटर देन होता है ई से, मतलब सेल के वैद्युत वाहक बल से बड़ा हो जाता है टर्मिनल विभवांतर, तब हम लोग सेल को चार्ज कर सकते हैं। मतलब सेल को हमें चार्ज करना है तो उसका टर्मिनल विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से ज्यादा रखना होगा, तभी हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। अर्थात फार्मूला हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें जो फार्मूला अभी तक प्राप्त हुआ है वो है E बराबर V प्लस आई आर होता था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा E बराबर V माइनस आई आर, क्योंकि अब यहाँ जब हमें V और E को बराबर करना होगा तो V में से आई आर जब घटा देंगे तब दोनों बराबर होंगे, इसलिए अभी ये बड़ा है। तो जब हम लोगों को सेल को चार्ज करना होगा तब हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, E बराबर V माइनस आई आर। और जब हम लोगों को सेल को निरावेशित करना होगा यानी सेल से धारा लेनी होगी, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे E बराबर V प्लस आई आर। इसको नोट कीजिए। हम लोग 5वें पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं अपना 5वां पॉइंट क्या है। आप लोग साथ में नोट करते हुए और समझते हुए चलिएगा। 5वां पॉइंट देखते हैं कि 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। आप लोग याद रखिएगा, जब हम लोग सेल से धारा लेते हैं तब E बराबर V प्लस आई आर, और जब हम लोग सेल को धारा देते हैं मतलब सेल को चार्ज करते हैं तो E बराबर V माइनस आई आर होता है। जब सेल को आवेशित किया जाता है तो बाह्य परिपथ में क्या होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। जब सेल को चार्ज किया जाता है मतलब जब सेल को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो सेल के बाह्य परिपथ में, सेल के बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, धन सिरे
की ओर एवं सेल के अंदर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। इसके कहने का मतलब है कि जब हम लोग सेल को आवेशित करते हैं, मतलब सेल को चार्ज करते हैं, तो हमें जो धारा का प्रवाह सेल में देखने को मिलता है वो सेल के बाह्य परिपथ में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है, और सेल के आंतरिक परिपथ में, मतलब कि सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। और आप लोग अब यहाँ पर 6वें पॉइंट में लिख लीजिए विभव पतन की परिभाषा क्या होती है। तो विभव पतन की परिभाषा होती है सेल की प्लेटों तथा रासायनिक घोल, प्लेटों तथा रासायनिक घोल के बीच उत्पन्न विभव के अंतर, रासायनिक घोल की सतह के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को सेल की प्लेटों तथा रासायनिक घोल की सतह के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभव पतन कहा जाता है। आप लोग ध्यान से पहले पॉइंट से एक बार फिर से सुनिए। हम लोग जो सूत्र प्राप्त किए थे वो था क्या, E बराबर V प्लस आई आर। इसके कहने का मतलब था कि हम लोग सेल से धारा तभी तक प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि वैद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है, और जब हम लोग वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर को बराबर कर देते थे तो सेल से कोई धारा नहीं प्राप्त होती थी। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि यदि जो हमने कुछ सूत्र प्राप्त किए, आई बराबर कौन कौन से सूत्र थे, ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, उसके बाद आई बराबर हमने प्राप्त किया ई माइनस बी अपान स्मॉल आर। चौथे पॉइंट पर जब हम आए तो जब किसी सेल को आवेशित किया जाता है तो हमने देखा कि यहाँ पर वैद्युत वाहक बल जो होता है वो छोटा होता है टर्मिनल विभवांतर से, मतलब हमें सूत्र प्राप्त होता है ई बराबर बी माइनस आई आर। जब सेल को आवेशित किया जाता है तो सेल के बाह्य परिपथ में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है, और आंतरिक परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। आंतरिक परिपथ कहने का मतलब सेल के अंदर जो घोल होता है उसमें धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। और सेल की प्लेटों तथा रासायनिक घोल के बीच के अंतर को, रासायनिक घोल की सतह के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभव पतन कहा जाता है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना टॉपिक जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन, अगला वीडियो सेलों के संयोजन पर आने वाला है जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि सभी सेशन को कंप्लीट साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिए, कंप्लीट देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। आप लोग को एक बेहतर नोट्स मिलने वाली है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।